निम्न जातियों में सुधार आंदोलन। अब निम्न जातियों में सुधार के लिए दो बड़े लीडर यदि अपन देखें तो भारत में हुए हैं भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। पहले इन दो का पढ़ेंगे, फिर कुछ दक्षिण भारत में वो आंदोलन हुए फिर उनको पढ़ेंगे। तो दो बड़े लीडर हुए हैं निम्न जातियों के अंतर्गत, और निम्न जातियों के अंतर्गत जितने भी भेदभाव होते थे वो थे सामाजिक और धार्मिक आधार पे। धार्मिक आधार पे कुछ सामाजिक प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए। तो इन जातियों के अंतर्गत कई चीज़ों के आधार पे भेदभाव होता था। जैसे सबसे बड़ा भेदभाव था इनके साथ अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का। संविधान में वर्णन है क्या कहीं पे अस्पृश्यता का? अनुच्छेद 17 में। वहां पे क्या परिभाषा दी हुई है अस्पृश्यता की? कोई परिभाषा नहीं दी हुई। तो अस्पृश्यता थी इनके साथ, जातीय भेदभाव थे, जाति के आधार पर जाति प्रतिबंध थे अनेक, खान पान के प्रतिबंध थे, सार्वजनिक स्थानों पे अनेक प्रतिबंध थे, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं कर सकते थे, सार्वजनिक स्थान जैसे आप कहीं पे भी देख लो, शिक्षा के केंद्र हों, रेलवे हो, कोई तालाब हो, पहले तालाबों के अंदर नहाने का काम होता था, पीने का पानी हो, मंदिर हो, तो इनके अंदर इनका प्रवेश वर्जित था। कहीं पे भी सार्वजनिक सम्मेलन हो रहा हो उनमें भी इनका प्रवेश वर्जित था। तो ये तो इनके आधार पे सामाजिक चीजें थी। कुछ धार्मिक भेदभाव भी होते थे। जैसे कई जो क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रियाकलाप ये नहीं कर सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते थे, मंदिर की प्रतिमा का ये विसर्जन नहीं कर सकते थे, मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं कर सकते थे। कई भेदभाव इनके ऊपर लगे हुए थे। तो धार्मिक भेदभाव जैसे मंदिर में जाने पे रोक, मूर्ति स्थापना नहीं कर सकते थे, कि कोई भी नया मंदिर बना के उसमें मूर्ति स्थापना नहीं कर सकते थे। आजकल चलन है घोड़ी पे नहीं बैठने देते, ऐसी खबरें आती है ना अखबार के अंदर, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया। ऐसा वैसे जयपुर के आसपास तो नहीं होता, कहीं साउथ राजस्थान में यहाँ होता है, इस साइड तो नहीं होता, शेखावाटी में भी नहीं होता ऐसा। तो इनके ऊपर जो निम्न जातियां थी उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें विद्यमान थे। इसलिए इन जातियों ने लगातार खुद को जो उच्च वर्ग है उनमें शामिल करने के लिए आंदोलन चलाया। तो जब निम्न जातियां उच्च वर्ग की तरफ बदल जाती हैं तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। एक शब्द आता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है? जब निम्न जातियां खुद का स्तर बढ़ाने के लिए उच्च जातियों की क्रियाकलाप अपना लेती हैं तो उसको संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। एक दक्षिण भारत के अंतर्गत एक व्यक्ति हुए श्रीनिवास शास्त्री, तो उन्होंने इस चीज को बताया कि संस्कृतिकरण क्या होता है। और संस्कृतिकरण में हमेशा क्या होता है, कभी जाति नहीं बदलती, जाति का स्तर बदलता है। जैसे अपने देखो मीणा समाज है, वो भले ही एसटी वर्ग में हो और ऐसा माना जाता है कि वो भी क्या हैं, सामाजिक रूप से पतित हैं, लेकिन इनका यदि अपन स्तर देखें तो इन लोगों को समाज के अंतर्गत कहीं पे भी अस्पृश्यता का या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। और इनके खान पान रहन सहन भी धीरे धीरे जो उच्च वर्ग थे, उच्च वर्ग में ज़्यादातर किसको मानते हैं? ब्राह्मण वर्ग को। तो ब्राह्मण वर्ग के जो क्रियाकलाप हैं धीरे धीरे राजस्थान में इन लोगों ने अपना लिया। इस कारण इनका भी संस्कृतिकरण हुआ है, हालांकि जाति इसमें नहीं बदलती। तो संस्कृति
करण की प्रक्रिया इन जातियों ने स्टार्ट की दक्षिण भारत में, और उच्च वर्ग के जो क्रियाकलाप थे उनको अपनाना शुरू किया। अब देखो, जाति के आधार पर भी कुछ चीज़ों के भेदभाव थे। जैसे अभी हाल में आपने 5-7 दिन पहले यदि पढ़ा हो कि सीबीएसई ने एक चैप्टर को हटा दिया है, अपनी जो सामाजिक विज्ञान का चैप्टर था उससे सीबीएसई ने हटाया है। ऐसी खबरें देखी हैं क्या, अखबार के अंतर्गत आया था। तो वो आगे अपन देखेंगे क्या था। तो ऐसे कई भेदभाव थे, जैसे स्त्रियों के ऊपर अनेक प्रकार के ऐसे कर थे जिससे वो स्त्री संबंधित वर्ग की दिख सके, आगे अपन देखेंगे। तो कई प्रकार के भेदभाव थे, सामाजिक भेदभाव थे, धार्मिक भेदभाव थे इनके खिलाफ। इसलिए इस समय इनके खिलाफ जितने भी प्रतिबंध थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। सबसे पहले आवाज उठाई इन दो लोगों ने, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो पहला अपन लेते हैं भीमराव अंबेडकर ने क्या किया। अब देखो इनकी विचारधारा क्या थी, ये तो अपन मुख्य परीक्षा में देखेंगे। यहाँ पे जो फैक्चुअल पर्सन बनते हैं वो देखेंगे अपन। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। महू, मध्य प्रदेश में। और इनका जन्म हुआ था महार जाति के अंतर्गत। जन्म महार जाति के अंतर्गत, जो सामाजिक रूप से एक पिछड़ी जाति इसको माना गया। और जब इन्होंने देखा कि इनकी जाति के खिलाफ अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं तो धीरे धीरे ये इन प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज उठाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखो इनकी पढ़ाई होती है एक तो जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उसके अंतर्गत, उसके बाद में ये चले जाते हैं अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो प्रारंभिक इनकी पढ़ाई होती है फर्ग्यूसन कॉलेज में। प्रारंभिक अध्ययन इन्होंने किया फर्ग्यूसन कॉलेज में। फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? गणेश आगरकर ने। गणेश आगरकर ने, जिसका पहले नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े। उसके बाद में कालांतर में इन्हें स्टडी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। अब मुझे तो कभी अफसोस आता है, अपन तो अभी नहीं सोचते कि विदेश में पढ़ के आए, ये लोग उसी समय चले गए। भाई हम तो जयपुर आए थे तब भी काफ़ी गर्व से कहते थे, कोई समाज का कोई त्यौहार होता था, कोई भी सम्मेलन हो तो उसमें हम भी कहते थे जयपुर रहता हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि यार इससे भी कोई स्टेटस बढ़ता होगा अपना। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ते थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा। फिर उसके बाद में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ले ली और उसके बाद में ये आ जाते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। और उसी समय महाराष्ट्र के अंतर्गत कुछ महार लोग आंदोलन कर रहे थे और उन महारों का फिर इन्होंने नेतृत्व किया। और ये चले जाते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, एक महाराज थे साहू महाराज। साहू महाराज के संपर्क में आए। कालांतर में किसके संपर्क में आते हैं? साहू महाराज। अब साहू महाराज भी क्या चाह रहे थे कि सभी समाज आपस में मिल जाएं और जो प्रतिबंध है वो खत्म हो जाएं। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक समाज बनाया था, सर्वशोधक समाज। एक तो सत्यशोधक समाज है, उसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और साहू जी महाराज ने स्थापना की थी सर्वशोधक समाज। सत्य की जगह सर्व कर लो, सर्वशोधक समाज। तो फिर भीमराव अंबेडकर को ये लगा कि ये सभी जातियों के मिलन में विश्वास करते हैं, जातीय समानता में विश्वास करते हैं, इसलिए फिर इनके संपर्क में आ जाते हैं साहू महाराज की। तो साहू महाराज ने स्थापना की थी सर्वशोधक समाज की स्थापना की। और साहू महाराज के सहयोग से इन्होंने एक पत्रिका निकाली। इनकी जो पहली पत्रिका थी उसका नाम था मूक नायक। और मूक नायक का प्रकाशन इन्होंने किया मराठी के अंतर्गत। तो मूक नायक लिखो इसके अंतर्गत। मूक नायक इनकी थी मराठी के अंतर्गत समाचार पत्र है। मराठी में भीमराव अंबेडकर की पत्रिका मूक नायक नाम से प्रकाशित होती थी। मराठी में भीमराव अंबेडकर की पत्रिका मूक नायक के नाम से प्रकाशित होती थी।
यह साहू महाराज के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। यह साहू महाराज के सहयोग से प्रकाशित हुई थी। तो मूक नायक पत्रिका का इन्होंने संपादन शुरू कर दिया। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ होता है? महू, मध्य प्रदेश के अंतर्गत महार जाति में हुआ। प्रारंभिक अध्ययन फर्ग्यूसन कॉलेज में किया। कालांतर में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से, और साहू महाराज के संपर्क में आए। साहू महाराज ने सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी और मूक नायक पत्रिका का मराठी में प्रकाशन किया भीमराव अंबेडकर ने। अब देखो, भीमराव अंबेडकर ने उसके बाद में जो निम्न जाति के लोग थे उनके सुधार के लिए एक संगठित प्रयास शुरू किया। इसके लिए इन्होंने एक संघ बनाने का प्रयास किया और पहला संघ इन्होंने बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और इस सभा की स्थापना की 1924 में। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापना होती है 1924, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब इसी नाम से फिर ये कालांतर में एक समाचार पत्र भी निकालते हैं, एक और, बहिष्कृत भारत के नाम से। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर का समाचार पत्र था ये। भीमराव अंबेडकर का समाचार पत्र। और इसका प्रकाशन शुरू होता है 1927 से। 1927 से शुरू। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, उसके बाद में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया। इसके बाद में इन्होंने पूरे भारत के जो महार लोग थे, महार लोगों को इकट्ठित किया और महारों का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन किया, पूरे भारत के महारों का। तो प्रथम महार राजनीतिक सम्मेलन 1927 में किया जाता है। 1927 में लिखो, 1927 में महारों का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन करवाया। प्रथम महार राजनीतिक सम्मेलन कराया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ने की। जिसकी अध्यक्षता स्वयं ने की, भीमराव अंबेडकर ने की। क्लास में बातें नहीं। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया? महारों के लिए एक सत्याग्रह का किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। अब सत्य के लिए आग्रह कैसे किया जाए? तो गांधी जी का एक तरीका था, बिल्कुल अपनी मांग रखो और मांग को शांतिपूर्ण तरीके से धरना दो, बैठक करो, जुलूस निकालो, उसके माध्यम से आप अपनी मांग को रखो। क्योंकि याद अपनी हिंसक तरीके से बात रखोगे तो उसका दमन जल्दी कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कार्यवाही करके। इसलिए आप शांतिपूर्ण तरीके से कुछ मांगो तो धीरे धीरे सरकार बाध्य होती है, लोग आपसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो इन्होंने भी महारों के लिए सत्याग्रह का शुरू कर दिया। तो प्रथम महार सत्याग्रह आंदोलन शुरू करवाया इन्होंने। प्रथम महार सत्याग्रह आंदोलन शुरू करवाया। महार सत्याग्रह आंदोलन, और ये शुरू करवाते हैं 1927 से। तो 1927 में इन्होंने 3 काम किए। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1927 में प्रथम महार अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन कराया और 1927 से फिर प्रथम महार सत्याग्रह आंदोलन शुरू करवा देते हैं। अब देखो, 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया। 1909 के अंतर्गत जो यूरोपियन थे, ईसाई लोग थे, उनको भी दे दिया गया था, एंग्लो इंडियंस लोग थे। उसके बाद में क्या किया? भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति होना चाहिए, इनके लिए आरक्षण होना चाहिए। उसी समय भारत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने शुरू कर दिए थे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन।
अब गोलमेज सम्मेलन में जितने भी भारत के दल थे उन सबको बुलाया कि आप आ जाओ और हम बैठे हैं और सब मिलकर अपन चर्चा कर लेते हैं, एक ऐसा संविधान बना लेते हैं जिस पर सभी दलों की सहमति हो। तो हम ऐसा संविधान बनाएंगे। इस बात के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं, 1930, 31 और 32। 3 सम्मेलन किए जाते हैं और तीनों के अंतर्गत भाग लेता है भीमराव अंबेडकर, और उनमें दलितों की तरफ से इनको बुलाया गया था। 2-3 व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल द्वितीय में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, जबकि भीमराव अंबेडकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, कुछ राजा भी थे देसी रियासतों के जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। तो जो दलित लोग थे उनकी तरफ से भाग कौन लेता है? भीमराव अंबेडकर। और पहले जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें डिमांड की कि जो दलित वर्ग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति होनी चाहिए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी डिमांड के आधार पर फिर ब्रिटिश सरकार ने दे भी दिया। इसके लिए उन्होंने मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत जारी किया। गांधी जी ने उसके विरोध के अंतर्गत जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हो जाता है, पूना समझौता। और पूना समझौता वैसे तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। तो दलितों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन पद्धति का और आरक्षण की मांग करने वाले नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो इसमें लिखो, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति तथा आरक्षण की मांग करने वाले अंबेडकर पहले व्यक्ति थे। इस तरह की मांग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की गई। इस तरह की मांग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की गई। इस तरह की मांग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकडोनाल्ड पंचायत द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकडोनाल्ड पंचायत द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया। मैकडोनाल्ड पंचायत द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया। पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया। इस पंचायत के विरोध में गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस पंचायत के विरोध में गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। सितंबर 1932 में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच पूना समझौता हो गया। सितंबर 1932 में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच पूना समझौता हो गया। अब पूना समझौता में क्या हुआ, किस किस ने समझौता कराया, ये अपन आगे जब चैप्टर आएगा उसमें और देख लेंगे। अब देखो, भीमराव अंबेडकर ने कुछ आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इसका पूरा जो विचारधारा है वो गांधी जी की विचारधारा से इनके कुछ तत्व थे वो अलग थे, इस कारण इन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया। वो अपन जब आगे पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो लिखो, इन्होंने गांधी जी के कुछ आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। जैसे इन्होंने गांधी जी के कुछ आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। इन्होंने गांधी जी के कुछ आंदोलनों का समर्थन नहीं किया।
जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और हरिजन आंदोलन। हरिजन समाज के लिए गांधी जी ने चलाया था हरिजन आंदोलन। हरिजन आंदोलन इनका समर्थन नहीं किया। अब देखो 1942 में इन्होंने पूरे भारत के जो दलित लोग थे उनके लिए अखिल भारतीय दलित परिसंघ का निर्माण किया। अखिल भारतीय दलित परिसंघ का निर्माण किया। अखिल भारतीय दलित परिसंघ का निर्माण किया। उन्नीस सौ 42 में अखिल भारतीय दलित परिसंघ का निर्माण किया। अब देखो उसके बाद में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। संविधान सभा के चुनाव हुए, ये बम्बई से आए थे, बम्बई की तरफ से प्रतिनिधि थे। किसकी तरफ से थे? बम्बई की तरफ से प्रतिनिधि थे। अब इसके बाद में जो संविधान सभा में समितियां बनी, उसमें से जो प्रारूप समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उस प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया। पूरे संविधान की ड्राफ्ट रूपरेखा इन्होंने बनाई, इनके नेतृत्व में बनाई। तो लिखो, इनको संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनको संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब भारत आज़ाद हो गया, सरकार बनी, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी इनको बनाया गया। प्रथम विधि मंत्री इनको बनाया गया। प्रथम विधि मंदिर बनाया गया। अब देखो, इन्होंने भी सत्याग्रह किया कई चीज़ों के लिए, और सत्याग्रह किया इन्होंने मूल रूप से मंदिरों में प्रवेश को लेकर, क्योंकि उस समय जो निम्न कुल के लोग थे, निम्न वर्ण के लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। साथ ही कई प्रकार के धार्मिक संस्कार थे, वो भी संपादित नहीं करने दिया जाता था। जैसे 1800 शताब्दी तक लगभग वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र लोग थे, निम्न जातियों के लोग, तो उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जैसे स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे कई प्रकार की बंदिशें थी। उनमें से इन्होंने मंदिरों में प्रवेश को लेकर कुछ सत्याग्रह किए। किस में लेके? मंदिरों में प्रवेश को लेकर। जैसे 1928 में इन्होंने पार्वती मंदिर में प्रवेश को लेकर सत्याग्रह किया। तो 1928 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह किया। 1928 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह। और इसी प्रकार एक और सत्याग्रह किया था कलशम मंदिर को लेकर। कलशम मंदिर सत्याग्रह। कलशम मंदिर सत्याग्रह ये किया इन्होंने 1930 से 35 के बीच। और महाराष्ट्र में इन्होंने अनेक इस प्रकार से जो मंदिर थे वहाँ पे सत्याग्रह किए, पर प्रमुख रूप से हैं पार्वती मंदिर सत्याग्रह और कलशम मंदिर सत्याग्रह। कालांतर में फिर ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो हाँ, 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। 1956 में बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जातीय व्यवस्था है, जातीय असमानता है, इसलिए बौद्ध धर्म में जातीय समानता थी, इसलिए वहाँ पे ये चले गए। भीमराव अंबेडकर इनके काफ़ी अनुयायी थे, उनके साथ इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो देखो, अपन निम्न जातियों के अंदर पढ़ रहे हैं। उनका पहला लीडर कौन है? भीमराव अंबेडकर।
जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जन्म हुआ महार जाति के अंतर्गत, प्रारंभिक अध्ययन होता है फर्ग्यूसन कॉलेज के अंतर्गत। उसके बाद ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में चले जाते हैं और शाहू महाराज के संपर्क में आए। शाहू महाराज ने सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी। मूक नायक एक पत्रिका निकाली जो मराठी में थी और इसमें सहयोग दिया साहू जी महाराज ने। उसके बाद में इन्होंने संस्थागत स्वरूप देने के लिए अपने आंदोलन का प्रचार करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 के अंतर्गत, और एक पत्रिका निकाली। उसके बाद समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था बहिष्कृत भारत, और ये निकलता है 1927 से। और 1927 में ही इन्होंने प्रथम महार अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन किया और 1927 से इन्होंने प्रथम महार सत्याग्रह भी शुरू कर दिया था। फिर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति और आरक्षण की मांग करने वाले ये पहले लीडर थे। इसके लिए ये गए जो गोलमेज सम्मेलन थे वहाँ मांग रखी। उसके बाद इनकी मांग के अनुसार मैकडोनाल्ड पंचाट में इनको आरक्षण दिया गया पृथक निर्वाचन पद्धति का। ये किस लिए दिया गया था? मूल रूप से जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए किया गया था कि भाई हिंदुओं को मुस्लिमों से तोड़ दिया 1909 के तहत, अब हिंदुओं को भी आपस में कैसे तोड़ा जाए, तो दलितों को अलग कर दो ताकि हिंदू असंगठित हो जाए। अब गांधी जी इसके विरोध में आ गए। इनको पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत सीट दी थी अंग्रेजों ने 71। गांधी जी ने कहा कि जितनी हिंदुओं को दे रखी है उनमें ही हम आपको सीट दे देंगे, लेकिन आप इस पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग कर दो। फिर गांधी जी से समझौता करके गांधी जी इनको सीट दिलाते हैं 148, 71 से 148 पूना समझौते के तहत। इससे क्या हो जाता है, एक तो जो हिंदू आपस में लड़ रहे थे वो खत्म हो गया और दूसरा इनका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा हो गया। फिर पूना समझौता हो जाता है और 1942 में इन्होंने अखिल भारतीय दलित परिसंघ का निर्माण किया। अखिल भारतीय दलित परिसंघ का निर्माण किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, भारत के प्रथम विधि मंत्री बनाया गया और 1928 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह और कलशम मंदिर सत्याग्रह किए और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इसके बाद में अपन देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक एक व्यक्ति के प्रयास देखो, उनकी विचारधाराएं अभी भी जिंदा हैं, देश को अभी भी आगे बढ़ा रही हैं। जैसे हमने ये प्रोजेक्ट चला रखा है, यदि इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरे राजस्थान से यदि 10 लोग भी सफल हो जाते हैं, लाख हजारों की बात नहीं कर रहे, यदि 10 लोग भी यदि सफल हो गए तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस क्लास में यदि एक भी बच्चा यदि सफल हो जाता है तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, क्योंकि सभी लोग सफल नहीं होते। पूरे देश के अंतर्गत करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, सफल बहुत कम होंगे और जो सफल हुए हैं उनमें ज़्यादातर नौकरी करेंगे। आगे देश को बढ़ाने का काम बहुत कम लोग करेंगे। जैसे आपने नंदन नीलेकणी का नाम सुना है? नंदन नीलेकणी, आधार कार्ड का, जो आधार कार्ड का पेटेंट है वो इनके पास है, सरकार के पास नहीं है। सरकार ने अथॉरिटी बना रखी है, नियम बना रखा है। सारी टेक्नोलॉजी, सारे सॉफ्टवेयर जो भी दे रहा है वो नंदन नीलेकणी दे रहा है। अब इसने जो आधार प्रोजेक्ट समझाया वो गवर्नमेंट के पास लेके आता है कि मैं इसके द्वारा गवर्नमेंट के अंतर्गत काफ़ी भ्रष्टाचार को मैं रोक दूंगा। तो गवर्नमेंट ने पूछा कैसे रोकोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं हर आदमी की एक यूनिक आईडी जारी करूंगा। उस यूनिक आईडी को हम हर स्कीम में ले लेंगे तो व्यक्ति एक स्कीम में केवल एक बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है और हम उसको पकड़ सकते हैं। अब जैसे ये आधार नंबर है, अब आप क्या हो, बीपीएल परिवार के अंतर्गत ले रखा आपने कोई, अब बीपीएल में आवास ले रहे हो, आपके आधार नंबर से जुड़े हुए सारी सूचनाएं आपके नीचे जुड़ी हुई हैं। एक तरफ आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो, तो ये बाद में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, क्योंकि सारी सूचनाएं किसके पास आ रही हैं? आपके आधार कार्ड में, क्योंकि इससे मैप करा दिया आपकी हर आईडी को। आपने बीपीएल का भी ले रहे हो, इनकम टैक्स का भी ले रहे हो, दूसरी तरफ आप छात्रवृत्ति कॉलेज की भी ले रहे हो, आईटीआई कर रहे हैं वो भी ले रहे हो, तो इससे क्या पकड़ में आ जाती है, क्योंकि एक छात्रवृत्ति में केवल एक बार अप्लाई होगी आपकी। पहले क्या करते थे कुछ बच्चे, जैसे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं ये आईटीआई वाले। ये क्या करते हैं, इनकी आईटीआई वैसे नहीं चलती, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने से आईडी ली कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट दे दो, और लगभग इनकी छात्रवृत्ति आती है 35,000 के आसपास।
एक सेमेस्टर की, और इतनी इनकी फीस होती है। तो बच्चों को कहते हैं कि आपके कागज़ सारे हमें दे दो, हम आपसे बिल्कुल भी फीस नहीं लेंगे। अब बच्चे सोचते हैं फीस ही नहीं ले रहे हैं तो फिर ITI करने में दिक्कत क्या है। अब वो क्या करते हैं, जो ये छात्रवृत्ति आती है इसको कॉलेज वाले रख लेते हैं। अब कॉलेज वाले क्या सोचते हैं, कॉलेज खाली जा रही है, उससे तो अच्छा है ये छात्रवृत्ति आ जाए, और 50,000 की बजाय 35,000 भी आ रहा है तो ठीक है। अब क्या करते थे पहले बच्चे, कॉलेज वालों को भी दे दी, इस कॉलेज वाले ने भी ले लिए, दूसरे ने भी उसकी ID ले ली, तीसरे ने भी ले लिए, एक एक बच्चे की 10-10, 15-15 कॉलेज में ID चल रही है। ऐसे ही कॉलेज वाले भी, प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसे ही करते, इसी बच्चे के ले रहे थे। अब उस ID को आप केवल एक जगह काम में ले सकते हो, दूसरी जगह नहीं ले सकते। ऐसे ही गैस सब्सिडी में हो रहा था, उर्वरक सब्सिडी में भी ऐसा हो रहा था। जैसे गैस सब्सिडी में बताया जा रहा है कि आधार कार्ड के बाद में 80,000 करोड़ सालाना बचत होगी केवल गैस सब्सिडी में। जैसे कैरोसिन का देखो आप, कैरोसिन आजकल कोई खरीदता नहीं है, लेकिन सरकार ने देखा जब चारों तरफ लाइट भी आ गई, लेकिन कैरोसिन उतने की उतनी खपत हो रही है जितनी पहले होती थी, आज से पहले। फिर उसके बाद में इसको आधार से जोड़ा, आधार से जोड़ने के बाद इसकी खपत रह गई मात्र 15%। तो एक व्यक्ति के कारण मुझे लगता है लाखों लोग जितना भ्रष्टाचार की राशि रोक सकते थे, इस अकेले व्यक्ति ने रोक दिया। तो ऐसे ही यदि हमारे इस प्रोजेक्ट से 10-15 लोग भी निकल के आ जाते हैं तो हो सकता है कि उससे वो लाखों लोगों के बराबर काम कर जाएं। हाँ, तो अब महात्मा गांधी का देखो, महात्मा गांधी की विचारधारा क्या है, जन्म कैसे हुआ, ये अपन राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे। यहाँ पे अपन उनका संदर्भ पढ़ रहे हैं ओनली निम्न जातियों के लिए। अब देखो, प्रारंभ में गांधी जी का भी ध्यान नहीं था इस तरफ, और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रारंभ में उद्देश्य क्या होना चाहिए था, जन जागरूकता। और गांधी जी ये मानते थे कि हर समस्या का कारण है अपना जो सामाजिक ढांचा है वो है, हर समस्या के लिए जिम्मेदार है अपनी सामाजिक संरचना। और ये मानते थे कि सामाजिक संरचना का सुधार भी समाज की चेतना के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए मानते थे कि पहले लोगों में कम से कम चेतना लाई जाए, चेतना लाने के बाद ऐसे मुद्दों को उभारा जाए। पहला अपना टारगेट होना चाहिए स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी चेतना भी जारी रहनी चाहिए, ताकि अपन समाज के अंतर्गत सद्भाव पैदा कर सकें, समानता ला सकें। तो शुरुआत में गांधी जी का इधर ध्यान कम था, लेकिन जैसे ही केरला के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर इन लोगों ने आंदोलन किया तो गांधी जी ने भी इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का शुरुआत में ध्यान इधर नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में जो शुरुआती लोग थे वो ज़्यादातर लोग थे उच्च वर्गों के लोग थे, और उच्च वर्ग में भी ज़्यादातर थे अधिकारी, जमींदार और व्यापारी। अधिकारी थे, व्यापारी थे और जमींदार। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो ज़्यादातर अधिकारों की डिमांड की उन्होंने खुद के अनुकूल की। इसलिए कांग्रेस पे आरोप लगा कि कांग्रेस केवल अल्प वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और उच्च कुल के लोग हैं उनकी आवाज़ का मंच है, यह दलित वर्गों के लिए कोई मंच का काम नहीं करती। तो पहली बार भारत के अंदर दलितों के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन होता है 1918 में। तो 1918 में पहली बार दलितों के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। 1918 में दलितों के लिए 1918 में दलितों के लिए पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहले अखिल भारतीय दलित सम्मेलन का आयोजन 1918 में। अब देखो, अस्पृश्यता के खिलाफ यदि किसी ने पहली बार आवाज उठाई पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय स्तर के नेता ने, तो वो गांधी जी थे। तो गांधी अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले अखिल भारतीय नेता थे। तो इसमें लिखो, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने वाले गांधी जी पहले व्यक्ति थे। अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने वाले गांधी जी पहले नेता थे। अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने वाले गांधी जी पहले नेता। अब देखो, उसी समय दक्षिण भारत में केरला में 2 सत्याग्रह हो रहे थे, वाइकोम और गुरुवायर।
आगे अपन पढ़ेंगे कुछ ही देर में इनको। तो दो सत्याग्रह हो रहे थे, वाइकोम सत्याग्रह और गुरुवायर सत्याग्रह। कहाँ पे हो रहे थे? ये केरला के अंतर्गत। और ये सत्याग्रह हो रहे थे, ये दो जगह मंदिर हैं, एक वाइकोम का मंदिर था, एक गुरुवायर का मंदिर था। यहाँ निम्न कुल के जो लोग थे उनको जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्होंने शांतिपूर्ण विद्रोह की शांतिपूर्ण मांग रखी कि हमें भी मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। वो जैसे ही आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी ने इनका समर्थन किया, केरला का दौरा किया और वहाँ के जो महाराज थे, महारानी थे त्रावणकोर के, उनसे समझौता करवाता है और इनको मंदिर में जाने का अधिकार दिलाता है। तो गुरुवायर और वाइकोम सत्याग्रह का समर्थन किया। वाइकोम तथा गुरुवायर सत्याग्रह का वाइकोम तथा गुरुवायर सत्याग्रह का समर्थन किया। वाइकोम तथा गुरुवायर सत्याग्रह का समर्थन किया तथा निम्न कुल के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिला। निम्न कुल के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिला। अब गांधी जी ने इनको एक नया नाम दिया और इनको कहा कि ये बिल्कुल निम्न कुल के लोग नहीं हैं, ये तो भगवान के आदमी हैं, ये तो हरि के लोग हैं। तो गांधी जी ने इनके लिए हरिजन नाम दिया। तो इसमें लिखो, गांधी जी ने पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया और उसी समय फिर ये एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया इनके द्वारा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का, देखो एक बार सुनो। और इस संघ का निर्माण किया और इसका उद्देश्य था कि कैसे हम अस्पृश्यता को दूर कर सकते हैं, कैसे समाजों के अंतर्गत अपन सामाजिक सद्भाव पैदा कर सकते हैं। और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया घनश्याम दास बिड़ला को, जो राजस्थान के निवासी थे, घनश्याम दास बिड़ला। और इसका केंद्र बनाते हैं ये दिल्ली के अंतर्गत। और फिर इसके बाद के अंतर्गत इसका नाम कर दिया गया हरिजन सेवक संघ। तो ये प्रश्न पूछते हैं काफ़ी बार, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ कब बना? तो 1932 में अखिल भारतीय 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन हुआ। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गांधी जी द्वारा गठन किया गया। 1932 में गांधी जी द्वारा 1932। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया गांधी जी के द्वारा और 1932 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। काफी एग्जाम में पूछा हुआ है, इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। 1933 में फिर इस संघ का नाम कर दिया गया हरिजन सेवक संघ। तो लिखो, 1933 में इस संघ का नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया। 1933 में नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया। उन्नीस सौ 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम कर दिया। फिर बाद में गांधी जी हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन करना शुरू कर देते हैं। तो लिखो, कालांतर में गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका का संपादन भी शुरू करते हैं। हरिजन समाचार पत्र गांधी जी ने शुरू किया।
हरिजन समाचार पत्र का गांधी जी ने संपादन किया। अब गांधी जी का और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूना समझौता। तो इसमें लिखो, गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना समझौता किया। पूरे प्रावधान आपको याद हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना समझौता किया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, गांधी जी दलितों को जागरूक करने के लिए, हरिजनों को जागरूक करने के लिए वर्धा से फिर दलित यात्रा शुरू करते हैं। वर्धा से दलित यात्रा, लगभग 20,000 किलोमीटर यात्राएं इन्होंने की कि दलितों को कैसे जागरूक किया जाए, पैदल यात्राएं की। तो इसमें लिख लो लास्ट अंतिम कि दलितों को जागरूक करने के लिए 1933 में वर्धा से दलितों को जागरूक करने के लिए 1933 से वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू की। 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू की। हरिजन यात्रा शुरू की। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दक्षिण भारत में निम्न जाति सुधार आंदोलन। दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। और दक्षिण भारत में सबसे पहले यदि कहीं पे निम्न जाति आंदोलन होता है तो वो था आधुनिक जो केरल है, केरल के अंतर्गत एक रियासत थी त्रावणकोर। कौन सी रियासत थी? त्रावणकोर। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में यदि कोई केंद्र बना तो वो था त्रावणकोर। और दक्षिण भारत में विवाद दो ही बिंदु थे, ब्राह्मण बनाम अन्य। ब्राह्मणों के खिलाफ जितने भी अन्य लोग थे वो सारे लोग थे, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होता है, यदि आर्य सभ्यता का प्रसार हुआ वो अंत में हुआ था। सबसे पहले आर्य सभ्यता का प्रसार होता है उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में जाता है। और दक्षिण भारत में यदि आर्य संस्कृति और सभ्यता का प्रसार किया, आर्य संस्कृति का प्रसार किया तो वो थे ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य ने प्रसार किया था। उस समय जो आधुनिक तमिलनाडु है, केरल है, उसके अंतर्गत प्रचार किया था आर्य संस्कृति का। तो ऐसे कई लोग कह रहे हैं ना, अभी भी आवेश में आ जाते हैं और कह देते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत एक और अगस्त्य ऋषि पैदा हुआ है जो आर्य सभ्यता का प्रसार करेगा। 3 स्टेट बचे हुए हैं, वहाँ पे भी चले जाएंगे। किसको कह रहे हैं? मोदी जी को। कुछ उत्साही उनके अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि अब यही बचे, यहाँ पे भी मोदी जी जाके फिर वापस आर्य संस्कृति का प्रसार करेंगे, जबकि ये तुलना ठीक नहीं है, ये इतिहास की गलत व्याख्या है। तो सबसे पहले यदि कहीं पे विरोध होता है ब्राह्मणों के खिलाफ तो वो रियासत थी त्रावणकोर रियासत। अब उस समय देखो, जितने ज़्यादा यदि अपनी धार्मिक प्रतिबंध दक्षिण भारत में थे उतने प्रतिबंध उत्तरी भारत में नहीं थे, क्योंकि उत्तरी भारत के अंतर्गत 18वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार हो जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में धार्मिक समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के बजाय 20वीं शताब्दी के में शुरू होते हैं। तो इसलिए जातीय प्रतिबंध, धार्मिक प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध दक्षिण भारत में ज़्यादा थे। और पहली उसकी आवाज़ बनता है त्रावणकोर। तो लिखो, त्रावणकोर लिख के आगे लिखना, दक्षिण भारत में निम्न जातियों द्वारा, दक्षिण भारत में निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ सर्वप्रथम प्रतिक्रिया, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ, निम्न जातियों के खिलाफ, दक्षिण भारत में निम्न जातियों के खिलाफ सर्वप्रथम प्रक्रिया त्रावणकोर रियासत में हुई। सर्वप्रथम प्रतिक्रिया त्रावणकोर रियासत में होती है। अब देखो, त्रावणकोर में ये वाइकोम जो गुरुवायर हुए थे ये भी त्रावणकोर रियासत में थी। इसी समय एक व्यक्ति था चंद्र मेनन। चंद्र मेनन,
चंद्रमेनन ने एक उपन्यास लिखा इंदुलेखा। इंदुलेखा। और इस इंदुलेखा के अंतर्गत ये बताया कि कैसे कैसे उच्च जातियों ने, जो निम्न कुल के लोग हैं, निम्न जातियां हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस समय वहाँ पे जो ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे वो ब्राह्मण थे नंबूरीपाद। नंबूरीपाद ब्राह्मण। तो एक मिनट समझो। तो एक व्यक्ति था चंद्रमेनन, उसने उपन्यास लिखा इंदुलेखा। और उन इंदुलेखा में क्या बताया कि वहाँ की जातीय संरचना, सामाजिक संरचना में किस प्रकार उच्च कुल के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा निम्न कुल के लोगों पे अत्याचार किए जाते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी प्रथाएं बताई जो निम्न जातियों को पूरी करनी होती थी, जबकि उसका कोई भी धार्मिक रूप से वजूद नहीं था। तो जो नंबूरीपाद ब्राह्मण थे उनके खिलाफ बताया सबसे पहले। और ये माना जाता है कि इससे काफ़ी लोगों ने प्रेरणा ली इस उपन्यास से, इंदुलेखा उपन्यास से। और ये केरला का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। तो इसमें लिखो चंद्रमेनन। चंद्रमेनन ने इंदुलेखा नामक उपन्यास लिखा। चंद्रमेनन ने इंदुलेखा नामक उपन्यास लिखा, जिसमें नंबूरीपाद ब्राह्मणों द्वारा निम्न कुल के ऊपर या निम्न वर्णों के ऊपर थोपी गई अनेक प्रथाओं का उल्लेख किया। जिसमें निम्न वर्णों के ऊपर थोपी गई अनेक प्रथाओं का उल्लेख किया। अब वहाँ से आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं केरला के अंतर्गत। तो सबसे पहले आंदोलन शुरू होता है केरल। 3-4 आंदोलन है दक्षिण भारत में सारे। केरला में पहला आंदोलन होता है नायर आंदोलन। नायर आंदोलन। अब देखो नायर आंदोलन, जो नायर जाति है वहाँ पे एक निम्न जाति है नायर। अब नायर जाति में क्या होता है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था है अभी भी। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि पुत्र को जो संपत्ति मिलती है पिता की बजाय माता की मिलती है। तो नायर समाज मातृसत्तात्मक व्यवस्था है और इसके साथ भी भेदभाव होते थे। तो पहला यदि आंदोलन होता है वो किया जाता है नायरों के द्वारा। तो नायर आंदोलन में लिखो क्यों किया गया, ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करने के लिए या ब्राह्मणों के प्रभुत्व को कम करने के लिए। तो नायर आंदोलन क्यों होता है, ब्राह्मणों के प्रभुत्व को कम करने के लिए। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को कम करने के लिए। अब देखो ये शुरू किसके द्वारा किया गया, 3 मुख्य लीडर थे इसके, सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई, और एक व्यक्ति था पद्मनाभ, एम पद्मनाभ। तो शुरू किया 3 व्यक्ति थे, सीवी रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभ। अब इनमें से देखो जो सीवी रमन पिल्लई थी, इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा मलयाली मेमोरियल। तो मलयाली मेमोरियल की स्थापना की सीवी रमन पिल्लई ने, मलयाली मेमोरियल। और मलयाली मेमोरियल बनाया सीवी रमन पिल्लई। तो इसके संस्थापक थे, संगठन था और इसके संस्थापक थे सीवी रमन पिल्लई। और ये संगठन बना 1891 में।
मलयाली मेमोरियल या मलयाली स्मारक। केरला की भाषा क्या है? केरल की भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम। इसके बाद में सीवी रमन पिल्लई ने एक नाटक की रचना की और नाटक का नाम था मार्तंड वर्मा। क्या नाम था? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा। तो मार्तंड वर्मा एक नाटक था जिसकी रचना सीवी रमन पिल्लई ने की। तो मार्तंड वर्मा के आगे लिखो सीवी रमन पिल्लई द्वारा, सीवी रमन पिल्लई द्वारा रचित नाटक का नाम मार्तंड वर्मा था। सीवी रमन पिल्लई द्वारा रचित नाटक का नाम मार्तंड वर्मा था। अब इस आंदोलन में यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी के प्रयास थे तो वो थे के रामाकृष्ण पिल्लई के और पद्मनाभ के। तो इसमें लिखो इस आंदोलन में सर्वाधिक योगदान के रामाकृष्ण पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई तथा पद्मनाभ का था। के रामाकृष्ण पिल्लई और पद्मनाभ का था। अब इसमें जो ये पद्मनाभ था इसने एक समाज की स्थापना की, नायर सेवा समाज या नायर सेवा सोसाइटी। तो एम पद्मनाभ के द्वारा, एम पद्मनाभ के द्वारा नायर सेवा सोसाइटी का गठन, एम पद्मनाभ द्वारा नायर सेवा सोसाइटी का गठन 1914 में किया गया। तो 1914 में नायर सेवा सोसाइटी बनाएगी किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा। और इन लोगों ने भी अनेक चीज़ों की मांग की कि कैसे जो विवाह के संस्कार हैं, व्यक्ति के जीवन में जो अनेक धार्मिक क्रियाकलाप करने होते हैं उनको कैसे कम किया जाए, विवाह में ब्राह्मणों की भूमिका कैसे कम किया जाए, मंदिरों में कैसे प्रवेश किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने आंदोलन किया। इसके बाद केरला में दूसरा आंदोलन होता है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह। ये सत्याग्रह शुरू होता है 1924-25 में। 1924-25। इसके जो नेता थे वो थे केपी केशव मेनन। केपी केशव मेनन। केपी केशव मेनन इसके नेता थे केपी केशव मेनन। क्या बात हो गई? तो वाइकोम सत्याग्रह होता है 1924-25 में। इसके नेता थे केपी केशव मेनन। हुआ क्यों? केरल के अंतर्गत जो वाइकोम के अंतर्गत मंदिर था उस मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ था। तो कारण लिखो इसमें, कारण वाइकोम मंदिर में प्रवेश को लेकर, वाइकोम मंदिर में प्रवेश को लेकर, वाइकोम मंदिर में प्रवेश को लेकर वाइकोम मंदिर में प्रवेश को लेकर उस समय जो निम्न कुल के लोग थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अब देखो उसी समय महाराष्ट्र के अंदर, मद्रास के अंतर्गत एक आंदोलन चल रहा था, जस्टिस आंदोलन। तो जस्टिस आंदोलन का नेता था, अभी अपन पढ़ेंगे जस्टिस आंदोलन। इसके बाद जस्टिस आंदोलन के नेता थे रामास्वामी नायकर। अब रामास्वामी नायकर उस समय तमिलनाडु के अंतर्गत, वर्तमान तमिलनाडु के अंदर बड़े लीडर थे, दलितों के सबसे बड़े लीडर थे। और इसी की पार्टी वर्तमान में सत्ता में आई है, उसका नाम है डीएमके। वो इन्हीं के द्वारा बनाई हुई पार्टी थी। तो रामास्वामी नायकर भी फिर यहाँ आते हैं और वाइकोम सत्याग्रह का सहयोग करते हैं। तो इसमें आगे लिखो जस्टिस आंदोलन के नेता,
जस्टिस आंदोलन के नेता रामास्वामी नायकर ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया था। जस्टिस आंदोलन के नेता रामास्वामी नायकर ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया था। अब जैसे ये आए उसके बाद में गांधी जी भी चले आए कि ठीक ठाक काम हो रहा है, अंतिम चरण में रिजल्ट आने वाला है, तो चलो अपन भी और दक्षिण भारत चलते हैं। और गांधी जी भी वाइकोम पहुंच गए और वाइकोम का जो महाराजा था, महारानी थे, उससे अनेक सहूलियत इन दलितों के लिए प्राप्त कर लेते हैं। और गांधी जी की इसमें वाहवाही हो गई कि गांधी जी यहाँ पे भी आए और अनेक रियायतें दिलाने में सफल हो गए। तो लिखो, गांधी जी की मध्यस्थता से त्रावणकोर के महाराजा ने गांधी जी की मध्यस्थता से त्रावणकोर के महाराजा ने निम्न कुल के लोगों को अनेक रियायतें दिलवाई। अब दूसरा इसके बाद में शुरू होता है, वाइकोम के बाद में शुरू होगा गुरुवायर सत्याग्रह। ये शुरू होता है 1931-32 में। 1931-32 में इसका नेतृत्व करता है के केलप्पन। उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे। ये केरला के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बड़े लीडर थे के केलप्पन, और ये गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी ने इनको केरला के अंतर्गत भेजा, उसके बाद में इन्होंने नेतृत्व किया। उसके बाद में कई लीडर अन्य भी इनसे जुड़ जाते हैं। कारण क्या था? मंदिर में प्रवेश को लेकर, गुरुवायर मंदिर में प्रवेश को लेकर यह सत्याग्रह किया। गुरुवायर मंदिर में प्रवेश को लेकर। फिर बाद में एक बड़े लीडर थे दक्षिण भारत के, ए के गोपालन। तो लिखो, कालांतर में ए के गोपालन भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। पॉलिटिकल में यदि आप पढ़ोगे मूल अधिकार तो उसमें आएगा ए के गोपालन बनाम केरल सरकार है या भारत सरकार केस है? भारत सरकार। तो ए के गोपालन बनाम भारत सरकार केस, आप उसके अंतर्गत जो अपने ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर ए के गोपालन केस पढ़ोगे। इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो कैसे उस समय ये केस, फिर बाद में जो मेनका गांधी है उसको डाला गया, कैसे मूल अधिकारों की व्याख्या की, वो आप पढ़ोगे। तो ए के गोपालन कालांतर में इस आंदोलन से जुड़ गए। फिर इसमें भी सफलता किसके हाथ लगी? गांधी जी के। तो फिर गांधी जी यहाँ पे भी आ जाते हैं और गांधी जी की मध्यस्थता से यहाँ पे भी अनेक सहूलियत प्राप्त होती है।